हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सारे के सारे अच्छे हो गए, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा बेटर चल रही होगी। इसी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है ना, एक सीरीज बैक बेंचर सीरीज, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 कराने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, वो है आपका वैद्युत रसायन, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो आपके पेपर है 26 तारीख से हैं, ठीक है। तो आप और ज्यादा बहुत बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। तो हम ही इस प्रिपरेशन को और बेटर बनाने के लिए मोस्ट चीजों को लेकर आए हैं, जो सिर्फ आपके सिलेबस में या फिर जो आपके पेपर में आने वाले हैं वो ही सिर्फ कराएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो बिना वेस्ट टाइम किए हम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, वैद्युत रसायन, क्लास 12, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखो वैद्युत रसायन एक्चुअली में होता क्या है ना, इसका यूज क्यों है। तो सबसे पहले आपको पता होगा हम क्या काम करेंगे, हम रासायनिक अभिक्रियाओं से क्या करने वाले हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको, उससे क्या काम करेंगे, विद्युत प्राप्त करेंगे, बस। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिससे हम क्या काम करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कहलाता है आपका, वैद्युत रसायन, ठीक है बेटा। क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। तो बस हम यही आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वैद्युत रसायन वाले, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो आज की डेट में है, ज्यादातर जितने भी आपके क्या है व्हीकल्स हैं, वो किससे बनाए जा रहे हैं, वो बैटरी से चलने वाले बनाए जा रहे हैं। जिसकी वजह से अगर सारी चीजें बैटरी से चलने वाली होगी, ठीक है, तो वो क्या काम होंगी, और ज्यादा बेटर होंगी वो चीजें। और बेटर होने के बाद में पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसी चीजों को देखते हुए ये वाला चैप्टर बनाया गया है। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक अलग ब्रांच है, बनाई गई है, ठीक है ना, जिसमें हम सिर्फ क्या काम करेंगे, रासायनिक चीजों से विद्युत उत्पादन कैसे किया जाता है उन चीजों के बारे में सीखते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एनोड कैथोड इनके बारे में तो जान लेना है। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा फिर आप क्या ही पढ़ोगे इस केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम सेल की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में बात करता हूं। किसके बारे में, वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटनी सेल। होता क्या है वैद्युत अपघटनी सेल, देखो वैद्युत अपघटनी सेल इस टाइप से होता है एक, ठीक है ना, ये वैद्युत अपघटनी सेल होता है। और इसमें क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो एक ही सॉल्यूशन में डूबे हुए होते हैं। ये वाले आपके दो इलेक्ट्रोड हैं, पहला वाला ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया ठीक है। ये एक ही सॉल्यूशन में डूबे हुए होंगे, कोई सा भी सॉल्यूशन मान लीजिए आप, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए, कोई सा भी, ठीक है, उसमें डूबे हुए रहते हैं। यहाँ पर ये क्या है, कोई एक विद्युत अपघट्य है, क्या है, कोई भी एक विद्युत अपघट्य है, ठीक है, कुछ भी विद्युत अपघट्य हो सकता है। और ये क्या है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड हैं, क्या है, इलेक्ट्रोड, सही है। इसमें क्या होगा, एक तो आपका एनोड होगा, क्या होगा, एक आपका एनोड होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका कैथोड होता है, ठीक है बेटा, जो क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है सर, ये चार चीज होती है, मैं आपको चार चीज बताने वाला हूँ। नंबर एक क्या है, नंबर एक होता है कैथोड, ठीक है जी। नंबर दो होता है आपका एनोड, ठीक है। और नंबर तीन होता है आपका कैट आयन, क्या होता है, कैट आयन। और नंबर चार क्या होता है, नंबर चार होता है आपका एन आयन, क्या होता है, एन आयन। ये चार चीज होते हैं। इन पर कैसा कैसा चार्ज है, दो पर तो चार्ज मैंने बता दिया, किस किस पर, एनोड, एनोड पर आपको पता है कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। कैथोड पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब ये कैटायन और एनायन क्या होते हैं, जरा समझो। एक्चुअली में ये है क्या, कैटायन और एनायन। मैंने आपको बोला यहाँ पर कोई भी विद्युत अपघट्य भरा हुआ, विद्युत अपघट्य आपको पता ही, जैसे NaCl, KCl, ठीक है ना, HCl, ये सारी चीज भरी हुई होती है इसमें विद्युत अपघटनी सेल में। अब इसमें मान के चलो HCl भरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होंगे, इसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी जब आप इसको क्या काम करोगे, सॉल्यूशन है, जब इसमें क्या काम करोगे, थोड़ा सा वाटर डालोगे इसमें, तो वाटर डालने के बाद में क्या होगा, HCl अपने अपने आयनों में टूट जाएगा, H प्लस और प्लस Cl माइनस। तो 100% इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे कहीं ना कहीं, क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इसमें पूरे में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। हाँ भैया ना, जल्दी बता दो फटाफट, पूरे सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे इस सॉल्यूशन में। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे, जब हम इसमें क्या काम करते हैं, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, इन्वर्टर बैटरा वाली जो होती है ना, उसी को हम वैद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। अरे ठीक है, जहां आपके घरों में क्या होगा, इन्वर्टर बैटरी वाले होगा। अब इन्वर्टर जो होगा आपका, वो क्या करेगा, सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और जो बैटरी होगी वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को लेता है। जैसे ही हम क्या काम करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, क्या करेंगे, जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद में क्या होगा, ये जो HCl है, इनके जो पार्टिकल है पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या काम करेंगे, दूर दूर भागने लगेंगे। कब, जब आप इन्वर्टर से इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, समझ में बात ये नहीं है, क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तब ये प्रोसेस होगा। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज क्या काम करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अरे सही है। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये बात तो समझे। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे से दूर भागते हैं हमेशा।
चाहे वो पॉजिटिव है चाहे फिर वो आपका नेगेटिव है। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है बेटा, तो ये चीज समझो आप पहले। तो अब जैसे ही हम इसमें क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद में होगा क्या एक्चुअली में, तो देखो एनोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इस एनोड पर क्या इकट्ठा होने लगेगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होने लगेंगे। सही है। अब तुम कहोगे सर जी क्यों नेगेटिव चार्ज क्यों इकट्ठे होने लगेंगे, मैंने बोला ना एनोड है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज तो आएंगे नहीं, कैसे चार्ज आएंगे, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। लेकिन कैथोड पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो इसकी तरफ कौन से वाले पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होने लगेंगे इस एनोड पर, सॉरी कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा, जो कैथोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज होने लगेंगे, आने लगेंगे। तो ये जो चार्ज है इन चार्ज, ये इन चार्ज को बोलेंगे हम क्या, एन आयन। क्या बोलेंगे, एन आयन। समझ में बात ये नहीं है। और ये वाले जो चार्ज होंगे जो कैथोड की तरफ आए थे उनको बोलेंगे हम कैट आयन। समझ में आ गई बात ये नहीं, ये है आपके। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछता कैथोड, तो कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड, एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर कैटायन की बात करें तो कैटायन पर होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और एनायन की बात करें तो एनायन पर होता है आपका नेगेटिव चार्ज। समझ में आई बात ये नहीं है। और ये जब कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ और पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि बैटरी क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। क्या हो गई है, बैटरी चार्ज हो गई है। लेकिन जब लाइट भाग जाती है तो लाइट भागने के बाद में इन्वर्टर क्या काम करने लगता है, इससे क्या लेने लगता है, बोलो, एनर्जी लेने लगता है, और उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके पूरे में क्या होगा, सप्लाई कर देगा। जब ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से लेगा, समझ में, इस एनर्जी को लेगा, तो ये फिर से क्या आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास आने लगेंगे। और जब कंप्लीटली पास पास आ जाएंगे, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि बैटरी क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। समझ में बात है नहीं। तो ये है आपका वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल में हम क्या काम करते हैं, इसमें एक ही सॉल्यूशन में दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड एक ही साथ रहते हैं, एनोड भी और कैथोड भी। ये आपके क्या हो सकते हैं, सेम मटेरियल के हो सकते हैं, मतलब ये Zn का तो ये भी Zn का हो सकता है, ये Cu का तो ये भी Cu का हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये Zn का ये Cu का हो सकता है। समझ में बात है नहीं। सेम मेटल के भी हो सकते हैं और डिफरेंट मेटल के भी हो सकते हैं। अब और दूसरा प्रोसेस ये क्या काम करता है, ये विद्युत अपघटनी जो सेल होता है ये क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ध्यान रखना है, विद्युत अपघटनी सेल क्या करता है, जो आपका विद्युत ऊर्जा होगी, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा होगी, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है ये आपका विद्युत अपघटनी सेल। चलो जी, अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगला जो सेल है, हमने विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था अभी, हम क्या काम करने वाले, अब दूसरा जो सेल है वो है आपका विद्युत रासायनिक सेल। क्या है, विद्युत रासायनिक सेल, बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसका दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल, या इसको हम वोल्टीय सेल भी बोलते हैं। इसके ये नाम है, देखो 3 नाम है, विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल, ये एक ही है। और ये इसका कार्य क्या है, क्या काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या है, सेल है। अगर ये सेल समझ में आ गया ना तो पूरा चैप्टर ऐसे समझ में आ जाएगा, मैं ये गारंटी लेता हूं। ये वाला सेल सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगर ये समझ लोगे ना तो सारी की सारी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो एक्चुअली में होता क्या है, देखो विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड एक ही क्या होते हैं, सॉल्यूशन में मिले हुए होते हैं। क्या होते हैं, एक ही सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक है जी। लेकिन अब यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल में हम 2 हाफ सेल लेते हैं, बोले तो अर्ध सेल लेते हैं। एक अर्ध सेल ये रहा और दूसरा अर्ध सेल ये रहा। ठीक है, दोनों अर्ध सेल लेते हैं हम, और इसमें क्या होगा, इनको क्या बोलेंगे हम, अर्ध सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन दोनों को जो मैं बनाने वाला हूं इसको बोलते हैं अर्ध सेल। क्या बोलते हैं, अर्ध सेल बोलेंगे, हाफ सेल जिसको बोलते हो आप। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आपका एक इलेक्ट्रोड इसमें होगा, ठीक है बेटा, और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये हो गया। ठीक है ना, कोई भी सेल हो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मान के चलो अगर इसमें किसका, ये क्या है, ये अगर आपकी Zn की है, ठीक है जी, ये क्या है, Zn की रॉड है या Zn का इलेक्ट्रोड है, तो ये आपका क्या होगा, Cu का इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपका विद्युत अपघट्य भरा हुआ हो सकता है। क्या बोला, इसमें कोई भी आपका विद्युत अपघट्य हो सकता है। सही है जी। और मान के चलो इसमें Zn है, Zn की रॉड है, तो सपोज कीजिए इसमें मैंने क्या काम कर दिया, ZnSO4 का सॉल्यूशन भर दिया। इसमें क्या है, Cu है, तो इसमें मैंने क्या काम कर दिया, इसमें मैंने CuSO4 का सॉल्यूशन भर दिया है। ठीक है जी, क्या भर दिया है, CuSO4 का सॉल्यूशन भर दिया। ध्यान रखना, ये Zn है तो इसमें Zn का सॉल्यूशन, इसमें Cu है तो इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन भर दिया है। अब यहां पर इसको क्या करने के लिए,
इसको जोड़ने के लिए हम क्या काम करते हैं, एक ब्रिज लगा देते हैं जिसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। ठीक है जी, ये लवण सेतु है। क्या है, लवण सेतु। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है इन दोनों हाफ सेलों को जोड़ने का काम होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का काम होता है। इसमें क्या भरा होता है, इसमें कोई भी आपका विद्युत अपघट्य भरा होगा, यानी कोई भी विद्युत अपघट्य, जैसे कि लाइक दैट आपका केसीएल वगैरह वगैरह, है ना। अगर अगर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर अगर बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या भरा रहता है, अगर अगर। मतलब ये अगर अगर का मतलब है ना तो ये लिक्विड होता है और ना ही ये क्या होता है, सॉलिड होता है, जेली टाइप में होता है ये। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसे इसलिए जेली टाइप में इसमें सॉल्ट ब्रिज में इसलिए इसमें अगर अगर इसलिए भरते हैं, मतलब जेली टाइप में इसलिए भरते हैं और क्योंकि ये जो आपका, अगर आप लिक्विड भरोगे इसमें, इस सॉल्ट ब्रिज में अगर लिक्विड भरोगे, लिक्विड कोई भी आपका विद्युत अपघट्य भरोगे तो ये नीचे को निकल जाएगा और आपका यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो यानी इन दोनों को जोड़ने के लिए सॉल्ट ब्रिज ही काफी नहीं है, इसके अंदर क्या भरा होना चाहिए आपका, इसके अंदर कोई भी विद्युत अपघट्य भरा होना चाहिए। क्योंकि विद्युत अपघट्य नहीं भरा रहेगा तो दोनों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, मींस कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा तो ये तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, उसको रोकने के लिए हम इसके मुख पर क्या लगा देते हैं, कोई भी कॉटन लगा देते हैं, जैसे रुई वगैरह, जिसकी वजह से ये नीचे को ना निकले। और जेली टाइप में इसमें अगर अगर भर देते हैं, मतलब कोई भी अगर अगर का मतलब है जैसे कि लाइक दैट आपका केसीएल वगैरह कोई भी विद्युत अपघट्य है बट वो जेली टाइप में है। ठीक है बेटा, तो ये लवण सेतु हो गया आपका। ठीक है, और इसको हम क्या काम करेंगे, इसमें दो रोड लगाएंगे, दो इलेक्ट्रोड है, एक Zn का है और इसमें किसका सॉल्यूशन भर दिया, ZnSO4 का सॉल्यूशन। अगर Cu का है तो CuSO4 का सॉल्यूशन भर दिया। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको कंप्लीट करने के लिए बेटा हम इसमें क्या कर देंगे, वायरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, इसकी वायरिंग भी तो जरूरी है। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पर। और हम क्या काम करेंगे, यहां पर एक क्या लगा देंगे, यहां पर एक एमीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एमीटर। एमीटर क्यों लगाएंगे, क्योंकि धारा की दिशा को भी तो मापेगा। और एक यहां पर क्या लगा देंगे, एक यहां पर कुंजी लगा देंगे। सही है जी, यानी स्विच लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्विच लगा देंगे, कुंजी। ये एमीटर है और ये क्या है, कुंजी है। अब देखो होगा क्या इसमें, इसमें दो चीजें होती है, अगर आप ये बस ध्यान से समझ लो इस चीज को, ठीक है ना, पूरा चैप्टर ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। तो ये मैंने क्या बनाया है, ये एक मैंने परिपथ बना लिया। मान के चलो एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या काम करने वाले हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले हैं। मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक ऐसे सिस्टम बनाना है आपको, और इससे अपने आप ही क्या काम होने लगेगी, बिजली बनने लगेगी। क्या बनने लगेगी, अपने आप ही बिजली। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अपने आप ऑटोमेटिकली। अब ऐसा होगा क्यों, क्योंकि इसमें होता है बेटा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है, रेडॉक्स। ठीक है ना, रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब रिडॉक्स अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, जिनमें ऑक्सीकरण, क्या, जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, जिनमें ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका मतलब है इस सिस्टम में क्या, इस सिस्टम में ऑक्सीकरण और अपचयन होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन होगा, और ऑक्सीकरण और अपचयन होने के बाद ही क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनने लगेगी। अब कैसे, जरा बताता हूं, समझो जरा। देखो आपने 10th क्लास में तो ये तो पढ़ रखा होगा, Zn और Cu। मैं तुमसे पूछने लगूं Zn ज्यादा रिएक्टिव है या Cu ज्यादा रिएक्टिव है, आप बोलोगे सर Zn ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है जी, क्या बोला, Zn जो है, Zn की ज्यादा क्रियाशील है, और Cu कम क्रियाशील है। किससे, Zn का। जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में आओगे तो क्या होगा, Zn जो होगा नीचे होगा और Cu ऊपर होगा। समझ में आई बात, नहीं अभी बताऊंगा विद्युत रासायनिक भी। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि Zn क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, और Cu क्या है, कम रिएक्टिव है। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इस कुंजी को दबाऊंगा, स्विच को ऑन करूंगा, जैसे आपके घरों में होगी पंखा को, आप फैन को ऑन करते हो तो जैसे ही फैन यानी स्विच को ऑन करोगे तो फैन घूमने लगेगा। उसी प्रकार से जब मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, इस कुंजी को प्रेस करूंगा यानी स्विच को प्रेस करूंगा, तो प्रेस करने के बाद में क्या होगा, देखो अब इसमें कुछ गड़बड़ चीज होने लगेगा। मींस इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें क्या काम करूंगा, कुंजी को ऑन करूंगा ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है, भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू तो फ्लो होती है, सिंपल। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका क्या है, जो आपका मतलब कि जो ज्यादा क्रियाशील है ना, ज्यादा क्रियाशील है एलिमेंट, उससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को जाने लगेंगे, वो लोग कम क्रियाशील मेटल की तरफ जाने लगेंगे। क्या होगा, जब मैंने क्या बताया, जैसे ही आप इस कुंजी को क्या करोगे, ऑन करोगे, तो ऑन करने के बाद में इसमें क्या काम करेगा भाई, Zn ज्यादा क्रियाशील है। देखो ध्यान रखो, Zn ज्यादा क्रियाशील है और Cu कम क्रियाशील है या नहीं है। दोनों की प्रॉपर्टी मेटल है, दोनों के दोनों प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होगी, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है, Zn की। तो Zn जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसकी तरफ को, Cu की तरफ को। यही तो होगा भाई, दोनों चाहेंगे
Zn भी चाहेगा कि मैं भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं, Cu भी चाहेगा मैं भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं, लेकिन यहाँ पर पावर किसकी है, Zn की ज्यादा। तो Zn क्या काम करेगा, जल्दी से क्या कर देगा, Cu की तरफ को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। क्यों, पावर तो Zn की है ना, किसकी है, पावर तो Zn की है। समझ में आई बात, या नहीं है? तो इसी वजह से वो क्या काम करेगा, Zn जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, Cu की तरफ क्या काम कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं उनको बोलते हैं, ये वाला हो जाएगा आपका एनोड। क्या हो जाएगा, एनोड। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसको बोलेंगे हम कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। ध्यान रखना इस चीज को भैया, जो इलेक्ट्रॉन देगा जो भी मेटल उसका जो आपका क्या है इलेक्ट्रोड होगा उसको बोलेंगे एनोड, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको बोलेंगे हम कैथोड। अब इसमें एक प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है, मैंने अभी क्या बताया था, मैंने अभी बताया था जो एनोड होता है वो पे प्लस चार्ज होता है और जो कैथोड होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में ऐसा नहीं होता है। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है उस पर माइनस चार्ज होता है और कैथोड जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है। बेटा ये ध्यान रखने वाली बात है आपका। एनोड जो होगा गैल्वेनिक, सिर्फ गैल्वेनिक सेल में ऐसा होता है, जो एनोड होगा वो माइनस होगा और कैथोड जो होगा उस पर प्लस चार्ज होगा। ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर बस थोड़ा ये कंफ्यूज करने वाला, बट ध्यान रखना, मैंने इसलिए पहले आपको एनोड और कैथोड के बारे में बता दिया है। एनोड पर अगर एक्चुअली में देखा जाए तो पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव, लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड पर यानी माइनस चार्ज होता है और कैथोड पर प्लस चार्ज होता है। समझ में आई बात या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा एनोड और कैसा चार्ज होगा, माइनस, ठीक है ना। कैथोड है, ठीक है ना, कैथोड पर कैसा चार्ज आएगा, कैथोड पर प्लस। कौन सा कैथोड कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको हम कैथोड मानेंगे। सही है। अब आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगे। भाई जब आपके घर में बिजली आ रही है तो इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस सिस्टम में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगे। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगे, आपको पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसके विपरीत साइड में क्या होता है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिसिटी, बोले तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। देखा, तो इसमें बिना कुछ किए क्या किया, बिना कुछ किए क्या होने लगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी। इसी को बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। ये क्या काम करता है, देखो रासायनिक, यहाँ में सब रसायन तो भरा हुआ था, रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दिया, विद्युत। अब यहाँ से विद्युत बन गया तो इसका मतलब इसका आप जिसमें चाहो उसमें यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का। अरे ठीक है, तो इस गैल्वेनिक सेल में यही है आपका कि ये क्या काम करता है, जो आपका रासायनिक चीजें हैं उनसे वो विद्युत ऊर्जा बना देता, बस ये है आपका गैल्वेनिक सेल। अब ये प्रोसेस कैसे हुआ, इस चीज को सोचते हैं कि यार आखिरकार में ऐसे कैसे हुआ। तो मैंने आपको बताया था Zn है, क्या है, Zn है। Zn ने क्या काम कर दिए, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जब Zn ने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इस पर आ गया Zn प्लस प्लस। क्या आ गया, Zn प्लस प्लस। इसके इलेक्ट्रॉन त्यागे है ना, इसलिए देखो जैसे मान के चलो Zn के पास में 30 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसके यहाँ पर भी 30 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो कितने बचे अब इसके पास में, इसमें के पास में बचे 28। ठीक है भैया, तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उस पर होती है ऑक्सीकरण। ध्यान रखो ये चीज, समझ में आई। जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीकरण। कॉपर ने क्या है, इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो कॉपर Cu++ से किसमें गया है, Cu में गया है। अरे ठीक है, तो इसका मतलब मानकर चलो Cu के पास भी 29 है और यहां पर भी 29 है, लेकिन इसके पास में पहले कितने थे, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बच गया आपका, 27 थे, लेकिन इसने क्या काम कर दिया, Cu++ था, लेकिन इसने क्या काम कर दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब कितने हो गए, 29। ध्यान रखना, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वहां पर क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन होता है। ध्यान रखो भैया ये, तो इसमें ये दोनों ऑक्सीकरण, यानी जो एनोड है, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। हमेशा ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर अपचयन हो गया। क्या हो गया, कैथोड पर अपचयन। भैया ये चीज याद रखना, यही चीज आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीकरण, और कैथोड पर हमेशा अपचयन। ऑक्सीकरण एनोड पर क्यों होगा, मैंने बताया था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उसको हम एनोड ही मानेंगे। सही है, और एनोड पर होगा हमेशा ऑक्सीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और कैथोड पर अपचयन क्यों होगा, क्योंकि कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, जब इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर हो गया आपका अपचयन। ये पूरा प्रोसेस है आपका, इसी को बोलते हैं हम वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है बेटा, ध्यान रखो, मैंने दोबारा से समझा देता हूं। इसमें दो क्या होते हैं, 2 अर्ध सेल होते हैं, जिसमें क्या भरा रहता है, विद्युत अपघट्य भरा रहता है। और इसमें क्या होते हैं, इन दोनों में अलग अलग पात्रों में क्या भरा रहता है, इनमें दोनों में भरा रहता है आपका इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, क्या होता है, इनमें रखे रहते हैं इलेक्ट्रोड। सही है जी।
मान के चलो एक Zn का, तो इसमें Zn का सॉल्यूशन भरोगे, Cu का है तो CuSO4 का सॉल्यूशन भरोगे। जरूरी नहीं है Zn Cu ही हो, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कुछ भी आपके क्या हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, यहाँ पर उसी का सॉल्यूशन भरा रहता है। और इसमें इसको क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, दोनों हाफ सेलों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए लवण सेतु होता है, उसमें क्या भरा रहता है, अगर कोई भी विद्युत अपघट्य भरा रहता है, ये क्या काम करता है, दो अर्ध सेलों को जोड़ने का काम करेगा और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का भी काम करेगा। ठीक है, समझ में? जैसे ही कुंजी को दबाते हो तो क्या करेगा, Zn क्योंकि ज्यादा क्रियाशील है, Zn इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, किसकी तरफ को, Cu की तरफ को। अब Cu को तो लेने ही पड़ेंगे क्योंकि वो कम क्रियाशील है। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और ये आपका क्या हो जाएगा, इस टाइप से आप क्या करोगे, किसी भी रासायनिक सेल यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो इस गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, और हमेशा एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीकरण एनोड पर होगा और अपचयन जो होगा वो कैथोड पर होगा। सही है, अब यही ये चीज खत्म नहीं होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली में रिएक्शन इसमें किस टाइप से होती है और कैसे होती है और सेल कैसे बनता है आपका। ठीक है, इसमें रिएक्शन कैसे होंगी मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखो Zn से वो किसमें गया है, Zn++ में गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। सही है, एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीकरण किसे कहेंगे भैया, ऑक्सीकरण, क्या बोला, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन में अगर क्या होती है, कहीं पर कमी होती है, सही है, तो उसमें उसको कहेंगे हम ऑक्सीकरण। अपचयन किसे कहेंगे, जल्दी बताओ, अपचयन, जहां पर इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है, वहां पर अपचयन बोलेंगे। देखो मान के चलो अभी स्टार्टिंग में मान के चलो इसके पास भी 30 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 30 इलेक्ट्रॉन थे, Zn ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो क्या हो गया, 28 बचे। अब देखो कितने थे, 30 थे, 30 से कितने बच गए, 28 बच गए। समझ में बात है नहीं है, तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी हो, बताओ कमी हो रही है, तो आप बोलोगे सर 30 थे 28 हो गए तो कमी हो रही है, और जहां कमी होगी वहां पर क्या होगा, आप बोलोगे सर ऑक्सीकरण, क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इसलिए ध्यान रखना ऑक्सीकरण है। और Zn जो था वो कहां पर था, Zn जो था आप बोलोगे सर एनोड की तरफ था, किसकी तरफ था, एनोड की तरफ था, तो इसलिए एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण। दूसरी रिएक्शन क्या थी, आप बोलोगे सर दूसरी रिएक्शन थी हमारी Cu था और ये भी Cu था, Cu++ था। ठीक है ना, इसके पास में कितने थे, 29 थे, लेकिन Cu++ से Cu में आ गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे थे पहले से ही उसने, तो कितने बचे यहाँ पर थे 27, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए, 29। ठीक है, अब 27 से 29 में गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वृद्धि हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और जहां वृद्धि होती है वहां पर क्या होता है जी, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। मैंने गैल्वेनिक सेल में यही तो बताया था। और ये जो Cu था ये किसकी तरफ था, आप बोलोगे सर ये तो कैथोड की तरफ था, कैसा था, कैथोड की तरफ था। एनोड पर हमेशा यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में माइनस और कैथोड पर हमेशा पॉजिटिव। सही है जी, अरे ठीक है। अब मैंने आपको बोला ये ऑक्सीकरण और अपचयन पूरे एक गैल्वेनिक सेल में हो गया, तो इसीलिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं Zn, क्या लिख सकता हूं, Zn प्लस के Cu++ एरो, क्या हो गया, Zn++ और प्लस के क्या बन गया, Cu। तो ये जो आपकी रिएक्शन हुई इसी को बोलेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बता भी रखा है, Zn से Zn+ में गया तो यहाँ पर हुआ आपका ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ध्यान रखना। और Cu++ से वो Cu में गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका अपचयन। तो मैंने रेडॉक्स रिएक्शन किसे बताई थी, मैंने कहा था रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो जाए, उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसमें अपचयन भी और ऑक्सीकरण भी है ना, क्या ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी दोनों हो रही है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो ये है आपकी रेडॉक्स। तो इस रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा ही गैल्वेनिक सेल में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझ में आई बात, ये रेडॉक्स अभिक्रिया, यही रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसके द्वारा क्या होती है, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है बेटा, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इससे हम सेल कैसे बनाएंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, ठीक है, ये जो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, गैल्वेनिक सेल का पूरा, तो समझ लो आपको पूरी बुक समझ, पूरा चैप्टर समझ में आ गया आपको। देखो कैसे करेंगे इसको। अब इससे हम सेल बनाएंगे, तो सेल कैसे बनाएंगे, Zn से वो Zn++ में गया तो हम क्या लिखेंगे, Zn से ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, Zn से इलेक्ट्रोड किस में गया है, Zn++ में गया है। ये क्या था, ये एक्वस फॉर्म में था, है ना, ZnSO4 था ना, ZnSO4 ही तो टूटा था प्लस में। और यहाँ पर इसके बाद में हम 2 बड़ी लाइन लगा देंगे, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को। और इसके बाद में क्या हुआ था, Cu++ एक्वस था, अरे ठीक है, यानी CuSO4 का सॉल्यूशन था ये। CuSO4 में ये क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रोड Cu में गया था, तो ये हो गया आपका पूरा एक सेल। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनिक सेल से
ये पूरा आपका सेल ऐसे बनेगा, कंप्लीट सेल इसको कहेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था हमेशा हम जो एनोड होगा, एनोड को हम क्या लिखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे। ये हो गया एनोड, एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड, और इधर हमेशा क्या है, ये है आपका कैथोड, क्या है, ये है आपका कैथोड, और कैथोड को हमेशा हम राइट साइड लिखेंगे। ये आपको समझने वाली बात बता रहा हूं। एनोड को हमेशा क्या लिखेंगे सेल में, बोलो जल्दी से, लेफ्ट साइड की तरफ, और कैथोड को किसकी तरफ लिखेंगे, हमेशा राइट साइड की तरफ। एनोड पर ध्यान रखना हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, क्या होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। ठीक है बेटा, इतना ध्यान रखो। एनोड हमेशा क्या होगा, माइनस चार्ज होगा गैल्वेनिक सेल में, सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनिक सेल में, और कैथोड पर प्लस चार्ज होगा। और इस टाइप से आपका क्या बन जाता है, पूरा एक गैल्वेनिक सेल बन जाता है। ये पूरा प्रोसेस भैया याद रखना, ध्यान रखना। गैल्वेनिक सेल में हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें दो मेटल होती है, एक ज्यादा रिएक्टिव होती है और एक कम रिएक्टिव होती है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगी किसकी तरफ को, कम रिएक्टिव मेटल की तरफ को। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और वो क्यों होगी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, रिडॉक्स अभिक्रिया, और रिडॉक्स अभिक्रिया में मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, इसी वजह से रिडॉक्स अभिक्रिया बन रही है, और इस टाइप से आपका पूरा एक सेल बन जाता है। तो ये है पूरा एक सेल। बस इस वाले को भैया मेरे, इस भाषण को याद पूरी को रखना मत रखना, बट इस सेल को याद रखना कि हमेशा हम क्या काम करेंगे, एनोड को लेफ्ट साइड लिखेंगे और कैथोड को राइट साइड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा। जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा उसको हमेशा हम एनोड की तरफ लिखेंगे, एनोड मानेंगे, और जो कम रिएक्टिव मेटल होगा उसको हमेशा क्या मानेंगे, कैथोड मानेंगे। ये चीज आपको समझ लेनी है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को कर लेते हैं। इन्हें अभी मत देखो, इन्हें ठीक है ना, हम बाद में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, गैल्वेनिक सेल से कैसे क्वेश्चन है। कह रहा ये तो टाइप 1 है सिर्फ, आगे अभी और भी बताऊंगा टाइप। कह रहा उस सेल का निर्माण कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। क्या बोला, उस सेल का निर्माण कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। मान के चलो एक गैल्वेनिक सेल में है, उस सेल में ये अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली रिएक्शन देखो। फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या है, Fe प्लस CuSO4, ऐसा क्या बन रहा है, FeSO4 प्लस Cu। तो इसका मतलब है Fe किसमें गया है, यहाँ पर SO4 है, मतलब ये विलयन है ना, एक्वस फॉर्म में है। अरे SO4 है, यानी आपका Fe है, उसमें SO4 मिला दिया तो बन गया FeSO4 का सॉल्यूशन। अरे ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये Fe क्या होगा, FeSO4 में Fe++ में टूट जाएगा। अरे यही तो होगा। यहाँ पर देखो Cu था, क्या था Cu, ये यहाँ पर क्या है, एक्वस फॉर्म में, तो ये टूटेगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एरो। ये किसमें गया है, Cu में। अब देखो यहाँ पर Fe से Fe++ में, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, त्यागे जा रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वहां पर क्या होता है, आप बोलोगे सर ऑक्सीकरण। क्या होता है जी, ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करके क्या किए जाते हैं, लिए जा रहे हैं। मान के चलो वहां पर का 29 है और यहाँ पर भी 29 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कितने बचे, 27, और यहाँ पर 29। 27 से 29 में यानी वृद्धि हो रही है। और मैंने बोला था जहां पर वृद्धि होती है वहां पर क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। ये चीज बेटा आपको समझ लेनी है कि कहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कहां पर अपचयन। जहां पर इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है वहां पर ऑक्सीकरण, जहां इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है वहां पर अपचयन। ये चीज आपको समझ लेनी है। तो बस लिख दो, मैंने आपको बोला था कैसे लिखोगे, जो ऑक्सीकरण है उसको क्या लिखोगे आप, राइट हैंड की तरफ, सॉरी लेफ्ट हैंड। तो Fe से वो किसमें गया है, FeSO4 में, सॉरी Fe++ में, और यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा ये। और फिर क्या है आपका Cu++ से वो किसमें गया है, Cu में गया है। ये आपका सॉल्यूशन बन गया। ये एक्वस फॉर्म में था, यहाँ पर क्या है, ये एक्वस फॉर्म में है। तो पहला सेल तो ये बन गया, ठीक है जी। दूसरा सेल क्या है, दूसरा सेल आपका देखो, अब Zn है, Zn से ZnSO4 में गया है। इसका मतलब क्या हो गया, Zn जो था वो किस में टूट गया, Zn++ में टूट गया, क्योंकि SO4 है ना, ये प्लस में टूटा। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन था, है ना, हाइड्रोजन H2 वो किस में टूटा है, यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, प्लस क्योंकि ये टूट गया। और यहाँ पर किसमें गया, ये H2 में गया, इसमें H2 में गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। आप बोलोगे सर ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। बस इतना पता चल गया कि ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है, अपचयन किसमें हो रहा है। ऑक्सीकरण वाले को क्या लिख दो आप, Zn से Zn++, ये एक्वस फॉर्म में था, और सॉल्ट ब्रिज 2H+ से वो किसमें गया है, H2 में। ठीक है जी, ये आपका सॉल्ट ब्रिज। हमेशा ऑक्सीकरण को राइट हैंड की तरफ, सॉरी लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे, और जो अपचयन है उसको हमेशा किसकी तरफ लिखेंगे, राइट हैंड की तरफ। तो ये ऐसे आप क्या बना सकते हो, इक्वेशन से सेल बना सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन। कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन उन क्वेश्चनों को करने से पहले हम क्या काम कर लेते हैं, इन 4 चीज है, ये 4 चीज डेफिनेशन है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपकी 4 चीज है, इनको समझ लेने
ठीक है, ये आपकी 4 चीज है, इनको समझ लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, इसको डिनोट करते हैं हम ई से, किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या, चलो आ जाओ समझते हैं कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोड विभव है क्या। मान के चलो ये आपका क्या है, ये आपका एक सेल है, सही है, क्या है, ये आपका सेल है। तो इसमें मैंने क्या काम कर दिया, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, सही है, और इसमें क्या भर दिया, कोई भी विद्युत अपघट्य भर दिया, ठीक है जी, क्या भर दिया, कुछ भी विद्युत अपघट्य भर दिया है, सही है। यहां पर क्या लिख दिया मैंने, विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, मान के चलो ये क्या है, Zn की इलेक्ट्रोड है, और इसमें मैंने क्या भर दिया, ZnSO4 का सॉल्यूशन भर दिया, सही है। अब ध्यान रखना मैं क्या बताने वाला हूं इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो क्या बोला, जब हम क्या काम करते हैं, किसी इलेक्ट्रोड को उसी के विलियन में डुबोते हैं, जैसे Zn का आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है, मैंने ZnSO4 के यानी उसी के विलियन में मैंने इसको डुबो दिया। तो क्या बोला, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड को, ठीक है ना, उसी के विलियन में डुबोते हैं, तो इलेक्ट्रोड और विलियन, जो ये विलियन है, इलेक्ट्रोड और विलियन के मध्य क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान रखो, सही है जी। क्या बोला मैंने, कि जब हम क्या काम करते हैं, किसी इलेक्ट्रोड को, मान के चलो जैसे Zn का इलेक्ट्रोड है, किसी इलेक्ट्रोड को उसी के विलियन में, Zn का रोड है, ZnSO4 के सॉल्यूशन में डुबो दिया। तो क्या बोला, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के विलियन में डुबोया जाता है, तो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के मध्य एक क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। छुट्टी, समझ में आ गई बात या नहीं है, ध्यान रखो। क्या बोला, कि जब भी कोई इलेक्ट्रोड उसी के विलियन में डुबोया जाता है, तो इलेक्ट्रोड और किसके विलियन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ गई, इसको किससे डिनोट करते हैं, ई से, किससे, ई से, ठीक है। अब दूसरा आ जाता, पहला आई होप कि आपको पहला इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, जिसको आप सेल विभव भी बोलते हो या फिर ईएमएफ बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं बेटा ई सेल से। किससे डिनोट करते हैं, ई सेल से डिनोट करते हैं, ध्यान रखो। अब ये सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, मान के चलो आपके पास में एक रासायनिक सेल है, या गैल्वेनिक सेल या विद्युत अपघट्य सेल, सॉरी गैल्वेनिक सेल बोल दो, रासायनिक सेल बोल दो, या वोल्टेज सेल बोल दो, ठीक है जी। तो मैंने दो आपके ऐसे ही आपको मैं वोल्टेज सेल एक यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये और ये दो हैं, सही है जी। और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका सोल्ट ब्रिज है, ठीक, ये वाला यहाँ पर, और इसको मैंने क्या काम कर दिया है, इनमें सॉल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया है, मैंने इनमें सॉल्यूशन भर दिया है, ठीक है जी। तो ध्यान रखो, ये वाला सॉल्यूशन भर दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब ये गैल्वेनिक सेल है और इसको वायरिंग तो कर ही देनी है आपने, ठीक है ना, पता ही है आपको वायरिंग कर देनी है यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला, देखो जब मैंने मान के चलो ये क्या है आपका, ये आपका विद्युत रासायनिक सेल में ये आपका क्या है, Zn का रॉड है, और Zn का क्या है, सॉल्यूशन है, सही है, ZnSO4 का। तो जब मैं क्या काम करता हूं, उसी के इलेक्ट्रोड को किस, क्या बोला, उसी के इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डालता हूं। जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डालता हूं, तो सॉल्यूशन बोले तो विलियन और इलेक्ट्रोड के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां भी एक विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी एक विभवांतर या विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। और मान के चलो जैसे मैंने यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, Cu का है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर CuSO4 का इलेक्ट्रोड है। तो जब मैं क्या काम करता हूँ, Cu को भी उसी के सॉल्यूशन में डालता हूँ, तो किस किसके, Cu और उसके विलियन, तो इनके बीच में भी क्या हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अरे हाँ, जैसे यहाँ पर बताया था मैंने कि कोई भी है जो आप क्या काम करते हो, उसी के कोई भी इलेक्ट्रोड है, उसी के विलियन में अगर डुबो देते हैं, तो इलेक्ट्रोड और विलियन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है, दो इलेक्ट्रोड हैं आपके पास में गैल्वेनिक सेल में, Zn का और Cu का। जब Zn को उसी के सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो एक विभवांतर उत्पन्न होगा, ऐसी Cu को जब उसी के सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो एक विभवांतर हो जाएगा उत्पन्न। इन दोनों विभवांतर के अंतर को ही क्या बोला, इन दोनों विभवांतर के अंतर को ही क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। तो डेफिनेशन क्या होगी, किसी रासायनिक सेल में, रासायनिक सेल बोल दो, गैल्वेनिक सेल बोल दो, वोल्टेज सेल बोल दो, किसी रासायनिक सेल में, ठीक है, उनके अंदर उत्पन्न क्या, विभवांतर के अंतर को क्या बोलेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ई सेल, क्या बोलेंगे, ई सेल बराबर हो जाएगा आपका, बोलो क्या, ई, ये क्या है आपका, ये आपका कैथोड था, क्या था, ये आपका कैथोड था, और ये आपका क्या है, सॉरी Zn आपका क्या है, एनोड है, सॉरी क्या है, एनोड, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और ये क्या है आपका, ये है आपका कैथोड। तो इन दोनों के अंतर क्या होगा, ई कैथोड, क्या लिखेंगे हम, ई कैथोड माइनस के क्या हो जाएगा, ई एनोड,
ये है आपका क्या, ये है आपका सेल का विद्युत वाहक बल। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस के ई एनोड, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई कैथोड कहां पर होता है, आप बोलोगे सर राइट में। मैंने बताया था ना कि हम हमेशा क्या करेंगे, राइट में क्या लिखेंगे, मैंने बोला था राइट में हम हमेशा क्या लिखेंगे, बोलो कैथोड को हमेशा राइट में, और एनोड को हमेशा लेफ्ट में। सही है, एनोड को हमेशा लेफ्ट में। मैंने बताया था ना, जैसा अगर मैं इसका सॉल्यूशन का सेल बनाता हूं तो कैसे बनेगा, Zn से वो क्या किसमें जाएगा, Zn प्लस प्लस में, सॉल्ट ब्रिज Cu से वो किसमें जाएगा, Cu प्लस प्लस में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एनोड, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कैथोड। आपको बताया था कैथोड को हमेशा किसमें लिखेंगे हम, राइट में लिखते हैं, है ना, इधर की तरफ, और एनोड को हमेशा बोलो लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। तो इसलिए कैथोड है तो ई कैथोड, कैथोड को हमेशा राइट में लिखते हैं, तो ई राइट माइनस के ई एनोड को कहां लिखते हैं, लेफ्ट में, ई लेफ्ट। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, समझ में बात है ना, कैसी भी लिख दो आप समझ गए होंगे। तो सेल का विद्युत वाहक बल समझ में आ गया कि किसी रासायनिक सेल में दो अर्ध सेलों के बीच उत्पन्न, उनके इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अंतर को क्या बोलेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल। क्या बोलेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल बोलेंगे, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आ जाता है, तीसरा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मानक है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ई नॉट से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, ए नॉट से। अगर देखो मैंने आपको इलेक्ट्रोड विभव बताया था, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है कि जब हम किसी भी रोड को उसी के विलयन में डुबोते हैं तो किस किस के, इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं सेल का विद्युत इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन मैं अगर यहाँ पर क्या काम कर लूं, कंसंट्रेशन ले लूं 1m, क्या कर लूं, इस विलयन की कंसंट्रेशन कितनी ले लूं, 1m ले लूं, तो वो आपका इलेक्ट्रोड विभव क्या बन जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव बन जाता है। तो आप बोलोगे किसी इलेक्ट्रोड को उसके 1m सॉल्यूशन वाले सांद्रता में डुबोने पर इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आई बात है नहीं है। अगर आपने यहां पर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1m ले ली तो इलेक्ट्रोड विभव ही क्या बन जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आई। अगर कंसंट्रेशन नहीं ले रहे हो तो होगा आपका इलेक्ट्रोड विभव, और अगर कंसंट्रेशन ले लेते हो सॉल्यूशन की तो बन जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आई बात है नहीं है। तो मैंने क्या बोला, यदि हम किसी इलेक्ट्रोड को उसके 1m सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं तो इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसी को बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको किससे डिनोट करते हैं, ई नोट से। किससे, ई नोट से। क्वेश्चन अब आ जाता है चौथा, सेल का मानक विद्युत वाहक बल, इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे ई नॉट सेल से। किससे डिनोट करेंगे, ई नॉट सेल से डिनोट करेंगे सेल का मानक विद्युत वाहक बल को, ईएमएफ। क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल को। यहां पर भी वही है, अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या कर लेता हूं, इसकी भी सांद्रता 1m ले लेता हूं और इसकी भी सांद्रता 1m ले लेता हूं, समझ में बात या नहीं है, तो सेल का विद्युत वाहक बल ही क्या बन जाएगा, सेल का मानक विद्युत वाहक बल। समझ में आई बात या नहीं। तो हम बोल सकते हैं किसी रासायनिक सेल में जब हम किसी इलेक्ट्रोड को उसके 1m सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड यानी दोनों अर्ध सेल के अंतर को क्या बोलेंगे, सेल का मानक विद्युत वाहक बल। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ई नॉट सेल। क्या बोलेंगे, ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट कैथोड, क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस के ई नॉट एनोड। ये बन जाएगा आपका सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ गए। तो बस ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेशन आ जाती है तो ये दोनों चीज क्या बन जाती है, मानक बन जाती है। बस इतना ध्यान रखो आप, ठीक है जी। तो चारों चीज हैं, समझ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है वो है आपका सेल का मानक विद्युत वाहक बल। क्योंकि यहाँ पर आपका सेल का विद्युत वाहक बल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई तो सांद्रता लेते ही, हम बिना सांद्रता वाली चीजें तो होती ही नहीं है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, सेल का विद्युत वाहक बल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सेल का मानक विद्युत वाहक बल है। इसी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, उनको कर लेते हैं गैल्वेनिक सेल से। क्या बोला, देखो क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ईएमएफ बोले तो सेल का विद्युत वाहक बल। अब तुम कहोगे यहाँ पर तो ईएमएफ मानक तो लिखा ही नहीं है, तो हम तो मानक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ई सेल बराबर, तुम बोलोगे सर ई हम लगाएंगे मानक विद्युत वाहक, सॉरी सेल का विद्युत वाहक बल वाला लगेंगे हम तो। ई सेल बराबर ई क्या हो जाएगा, कैथोड, क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस के ई एनोड वाला लगाएंगे। बट तुम ये सारे के सारे गलत हो। क्यों, अब यहां पर मानक लिखा हो या ना लिखा हो,
सही है, लेकिन हम निकालेंगे क्या, मानक यानी स्टैंडर्ड वाला निकालेंगे, मानक ईएमएफ निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ दे दिया बेटा पहले ही 1m कंसंट्रेशन जो दे दिया पहले ही दे दिया यहाँ पर 1m कंसंट्रेशन, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन इस चीज को जरूर देख लो आप कि यहाँ पर अगर 1m दे रखा है तो इसका मतलब वो मानक ईएमएफ ही पूछ रहा है, यानी मानक सेल का मानक विद्युत वाहक बल ही पूछ रहा है। और वैसे भी दूसरी और चीज यहाँ पर देखो किसकी वैल्यू दी है, ई नॉट की वैल्यू दी है, और ई नॉट की वैल्यू दी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव तो पूछ रहा है। समझ में बात नहीं है। चलो मानक विद्युत वाहक बल तो निकालो ईएमएफ, सेल का ईएमएफ। तो सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल है ना, ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड, और ऐसे ही तो निकालोगे भाई मानक विद्युत वाहक बल माइनस के ई नॉट एनोड, ऐसे ही तो निकालोगे, फॉर्मूला तो यही होता है जी। अब हम कैसे देखें कि कौन सा आपका कैथोड है और कौन सा एनोड है, मैंने आपको बता भी रखा है, हमेशा एनोड जो लिखा जाएगा वो किसकी तरफ होगा, राइट के साथ, तो ये वाला हो गया एनोड, क्या हो गया एनोड, और ये वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका कैथोड, अरे यही तो हो गया। और एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, क्या होता है ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है हमेशा अपचयन, क्या होता है अपचयन होता है। तो इस फॉर्मूले को आप कैसे भी लिख सकते हो, ई नॉट सेल बराबर आप कैसे लिख सकते हो, ई नॉट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा अपचयन, ई नॉट अपचयन माइनस के ई नॉट ऑक्सीकरण भी लिख सकते हो, या फिर ऑक्सीकरण आपको पता है कहां पर होता है, बताओ अपचयन होता है आपका राइट में, ई राइट, या फिर इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, ई नॉट सेल बराबर क्या लिख सकते हो, ई नॉट राइट माइनस के ई नॉट लेफ्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो बस फॉर्मूले की बात है, आपको जो सा आपको अच्छा लगे ना वो आप कर सकते हो, तो मेरे को तो यही बेटर लगता है, मैं तो यही वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। ठीक है, बाकी ये भी फॉर्मूले एक ही बात है, आप कैसी भी लिख लो, बुकों में कहीं पर कुछ लिखा रहता है कहीं पर कुछ लिखा, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये तीनों, बट आपका सबसे बेटर यही वाला तरीका है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हमें पता चल गया कैथोड कौन है, एनोड कौन है, एनोड कौन सा है, Zn वाला एनोड, और कैथोड कौन सा है, कैथोड है आपका ये Cu, तो बस फॉर्मूला में लगा दो। तो ई नॉट सेल बराबर कितना हो जाएगा रे, ई नॉट सेल बराबर अगर हमें निकालना, ई नॉट कैथोड, कैथोड की वैल्यू कितनी है, कैथोड कौन है, कैथोड है Cu, और Cu की वैल्यू कितनी है 0.34 वोल्ट है ना, माइनस ई नॉट एनोड, एनोड कौन है, एनोड है Zn, और Zn की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 0.76 वोल्ट, तो बराबर कितना आ जाएगा भाई 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, ऐड करोगे तो कितना आ गया 1.1 वोल्ट, कितना आ गया, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई जी 1.1 वोल्ट, अरे यही तो आएगी आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी है यार, समझ गए। चलो यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है ईएमएफ, बट निकालना क्या, क्योंकि यहाँ पर भी 1m दे रखा पहले ही, तो क्या निकालना है आपको, स्टैंडर्ड निकालना, बोले तो मानक विद्युत वाहक बल निकालना, तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड, क्या हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस के ई नॉट एनोड, फॉर्मूले में बस आपको पता है, हमेशा हम इधर की तरफ ये जो होगा लेफ्ट की तरफ हमेशा एनोड लिखते हैं, ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। सही है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, तो निकाल दो सवाल जल्दी से फटाफट। तो ई नॉट सेल बराबर कितना हो जाए, कैथोड कौन सा था, एरा, कैथोड है एजी, एजी की वैल्यू कितनी है 0.80 माइनस ई नॉट एनोड, एनोड कौन है Cu, Cu की वैल्यू कितनी है 0.34, माइनस कर दो रे, 10 10 में 4 गया 6, ठीक है ना, और यहाँ कितना 7 7 में 3 गया 4, और 0.46 वोल्ट आ जाएगा, किसकी वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू। लो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन आएगा 100%, समझ में आ गई बात या नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो और ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी। तो अगला टॉपिक है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये जो पीछे लिख रहा है इसको देखकर आप घबरा मत जाना कि ये लिख दिया पता ना क्या चीज है ना, तो बस जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान रखो। विद्युत रासायनिक श्रेणी ये एक ऐसी श्रेणी है जिसमें हम क्या काम करते हैं, जिसमें हम ए नॉट की जो अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, ये जो अर्ध अभिक्रियाएं देखो ये सेल की अर्ध अभिक्रियाएं हैं, जब हमने वोल्टेज सेल पढ़ा था तो वोल्ट सेल में अर्ध अभिक्रिया यानी 2 अर्ध सेल बनाए थे ना, वो एक अभिक्रिया है। जैसे इधर हमने लिखा था आपका Zn और इधर क्या लिखा था, इधर हमने Cu लिखा था, ठीक है जी, ये अभिक्रियाएं हैं। तो ये क्या हुआ था, ये Zn था और ये ZnSO4 का सॉल्यूशन था, तो Zn से वो किस में गया था Zn++ में, और ये क्या काम गया था, ये Cu++ से Cu में गया था। अरे यही तो है, तो ये अर्ध अभिक्रियाएं हैं। तो ये अर्ध अभिक्रियाओं के क्या काम करना, जितनी भी ये अर्ध अभिक्रियाएं लिखी थी तो ये सारी की सारी कुछ ना कुछ गैल्वेनिक सेल में अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी होती है बट मैंने यहाँ पर लिखी है। तो उनमें हमने क्या काम कर दिया, ई नॉट यानी मानक इलेक्ट्रोड विभवों पर क्या रख दिया है, उनका मान रख दिया है। तो देखो क्या लिखा गया है,
विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उनमें होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख रखे हैं, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये कोई हमारे गैल्वेनिक सेल की अर्ध अभिक्रियाएं हैं, उनमें इलेक्ट्रोड विभव के मानों को या तो हम क्या कर दें, बढ़ते क्रम में रख दें, या फिर घटते क्रम में रखने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ध्यान रखना कि कोई इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में अर्ध अभिक्रियाएं होने वाली अर्ध अभिक्रियाएं में उनके इलेक्ट्रोड विभव के, क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर एक सीरीज प्राप्त होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब ऊपर से नीचे तक जाने पर देखो इसमें E नॉट की जो वैल्यू है घट रही है, क्या है, घट रही है। देखो यहाँ प्लस के 1.50, यहाँ पर 0.80, यहाँ पर 0.34 वोल्ट है, यहाँ पर 0.0 है, माइनस के, अब ये माइनस के। तो हमने क्या काम करी, एक घटते क्रम में एक सीरीज बनाई है, इसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब जरूरी नहीं है कि E नॉट की जो वैल्यू है वो हमने घटते क्रम में रखे, बढ़ते क्रम में भी रख सकते हैं, यानी इनको हम उल्टा भी कर सकते हैं, है ना, यानी वन जो आपके जो E नॉट की वैल्यू थी उसको नीचे, इसको प्लस वाले को नीचे रख सकते हैं, फिर उसके ऊपर ऊपर ऊपर, यानी इसको हमें क्या काम करना है, E नॉट से घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। सिंपल बात यह है। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख रखी है, विभिन्न इलेक्ट्रोड या उनमें होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखो हमने यहाँ पर मिडल जो माना है वो माना है आपका हाइड्रोजन। क्या माना है, मिडल जो माना है हाइड्रोजन को माना है, ठीक है जी। हमने क्या काम किया, E नॉट की यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में लिखी है एक सीरीज, तो इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलेंगे। अब जब हम क्या काम करते हैं, ये मैंने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या माना, मिडल माना है, इसकी E नॉट की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर यहाँ पर जो है E नॉट की वैल्यू 0.0 वोल्ट है, यानी हाइड्रोजन की जो E नॉट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर क्या होगा, ऊपर जाने पर हाइड्रोजन से ऊपर जाएंगे तो हाइड्रोजन से ऊपर जाने पर E नॉट की वैल्यू बढ़ रही है। देखो यहाँ पर प्लस के 0.3 वोल्ट है, यहाँ पर प्लस के 0.80 वोल्ट है, यहाँ पर प्लस के 1.50 वोल्ट है। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो E नॉट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ध्यान रखो, एक मैं क्या बताने वाला हूं, जितनी E नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, क्या होगी, E नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो एलिमेंट या वो धातु उतनी ही कम क्रियाशील होगी। ध्यान रखना क्या बताया, E नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो धातु उतना ही कम क्रियाशील होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर E नॉट की वैल्यू प्लस के 0.34 वोल्ट है, कितनी है, प्लस के 0.34 वोल्ट, और यहाँ पर कितनी है E नॉट की वैल्यू 1.50। अब मैं तुमसे पूछने लगूं कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो आप बोलोगे सर Cu। क्यों Cu ज्यादा क्रियाशील क्यों है, क्योंकि इसकी E नॉट की वैल्यू कम है, किससे, इससे। इसकी E नॉट की वैल्यू 0.34 वोल्ट है और इसकी 1.50 वोल्ट है। तो मैंने क्या बोला, जिसकी E नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो धातु उतनी ही कम क्रियाशील होगी। इसकी ज्यादा है तो ये कम क्रियाशील है, समझ में आई बात है नहीं, इसकी कम है तो ये क्या होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन से नीचे। जैसे ही हम हाइड्रोजन से नीचे आते हैं तो E नॉट की वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है, E नॉट की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो E नॉट की वैल्यू जितनी कम होगी, मैंने बताया था ना, E नॉट की वैल्यू जितनी कम होगी वो धातु उतनी ही ज्यादा क्रियाशील होगी। अब मैं तुमसे पूछने लगूं कि Ni ज्यादा क्रियाशील है या Li, आप बोलोगे सर Li ज्यादा क्रियाशील है। क्यों, क्योंकि E नॉट की वैल्यू कितनी है, इसकी माइनस में है, माइनस में 3.04, और इसकी कितनी है, माइनस में 0.24 है। तो कौन कम है, सबसे कम तो यही है, इसलिए सबसे ज्यादा ये क्रियाशील होगी। सही है, तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी जाओगे आप तो E नॉट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये मैंने कुछ ही लिखी है और बहुत सारी सीरीज बनी हुई है, आप एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हो। आप हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जाओगे तो E नॉट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और हाइड्रोजन से नीचे आओगे तो E नॉट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब है E नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो धातु उतनी ही ज्यादा कम क्रियाशील होगी, और जो E नॉट की वैल्यू जितनी कम होगी वो धातु उतनी ही ज्यादा क्रियाशील होगी। ये ध्यान रखना। मैं तुमसे कहूं क्या Cu हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि Cu की वैल्यू कितनी है, प्लस के 0.3 वोल्ट है, और हाइड्रोजन की कितनी है, 0.00। अब मैं तुमसे पूछने लगूं हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है या Cu, आप बोलोगे सर हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है। क्यों, क्योंकि E नॉट की वैल्यू इसकी कम है, किससे, Cu से। तो मैं क्या तुमसे बोल सकता हूं क्या Cu हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, आप बोलोगे नहीं, हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता Cu। क्यों, क्योंकि Cu कम क्रियाशील है और हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए Cu हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। अब मैं तुमसे कहने लगूं क्या AgCu को हटा सकता है, नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता, क्योंकि Ag कम क्रियाशील है Cu से।
अब मैं तुमसे कहने लगूं क्या CuAg को हटा सकता है? बिल्कुल हटा सकता है। क्यों हटा सकता है? क्योंकि Cu ज्यादा क्रियाशील है Ag से, इसलिए CuAg को हटा सकता है। ध्यान रखना ये चीज। अब मैं तुमसे कहने लगूं क्या Ni हाइड्रोजन को हटा सकता है? बिल्कुल हटा देगा। क्यों हटा देगा? क्योंकि Ni ज्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि Ni की वैल्यू है आपकी E0 की वैल्यू माइनस के 0.25 वोल्ट और हाइड्रोजन के 0.0। कौन कम है? ये कम है। तो ज्यादा क्रियाशील कौन है? निकिल, Ni। और हाइड्रोजन क्या है? कम क्रियाशील है निकिल से। इस वजह से Ni क्या कर सकता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन से जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी मेटल हैं, वो सब के सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं और इनको भी हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। और ऊपर वाले जितने भी हैं वो नीचे वालों को नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि ये कम क्रियाशील है और ये ज्यादा क्रियाशील है। हमेशा ज्यादा क्रियाशील वाला कम क्रियाशील को तो हटा सकता है, बट कम क्रियाशील वाला ज्यादा क्रियाशील वाले को नहीं हटा सकता। ठीक है, ये है आपकी क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी। ध्यान रखना। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने क्या बताया था? E0 यानी इलेक्ट्रोड विभव के, मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसके मुख्य लक्षण क्या क्या है अभी बता दिए मैंने। नंबर 1, इनको क्या लिखा गया? अर्ध अभिक्रिया के अपचयन विभव में लिखा गया। देखो ये अपचयन ही तो था यहां पर जो हो रहा था। अरे अपचयन ही तो हो रहा था इसमें। तो देखो यहां पर भी Cu++ से Cu अपचयन, Ag+ से Ag, सब में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सब में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो ये जो जितनी भी आपकी सीरीज लिखी गई है, जितने भी सीरीज या अर्ध अभिक्रिया लिखी गई है, सब अपचयन विभव के रूप में लिखा गया। तो पहला तो ये हो गया कि जितने भी आपकी पूरी सीरीज है, इसमें जितने भी अर्ध सेल लिखे गए हैं, ये सब अपचयन रूप में लिखे गए। सारे के सारे इन सभी अभिक्रियाओं में अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? सभी अभिक्रियाओं में अपचयन हो रहा है। ठीक है जी, पहला तो मुख्य लक्षण ही हो गया। दूसरा, हाइड्रोजन से ऊपर आप जाओगे, मैंने बताया था हाइड्रोजन से ऊपर जाओगे तो उतने ही क्या होंगे? कम क्रियाशील हैं जितने भी एलिमेंट है। क्यों कम क्रियाशील है हाइड्रोजन से ऊपर? क्योंकि इनकी E0 की वैल्यू ज्यादा है। और मैंने बताया था जितनी E0 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वो धातु उतना ही कम क्रियाशील होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? मुख्य लक्षण, हाइड्रोजन से आप नीचे जाओगे तो उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे जाने पर E0 की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। और E0 की वैल्यू जिस धातु की जितनी कम होगी, वो धातु उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। मैं तुमसे पूछने लगूं Zn ज्यादा क्रियाशील है Li, तुम बोलोगे सर Li। क्यों? क्योंकि Li की वैल्यू -3.04 है। मैं तुमसे पूछने लगूं सर Ni ज्यादा क्रियाशील है या Zn, आप बोलोगे सर Zn। क्यों? क्योंकि Zn की -0.76 और इसकी -0.25 है। चौथा, अगर किसी पर माइनस है, किसी की E0 की वैल्यू माइनस आ रही है, तो उस पर हमेशा क्या होगा? एनोड। देखो यहाँ पर माइनस में जितने हैं इन सभी पर क्या हो रहा होगा? एनोड होगा इन सभी पर। क्यों? मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी। समझ में बात नहीं? जिस पर अगर क्या है, जिसकी वैल्यू माइनस में जा रही है E0 की वैल्यू, उस पर हमेशा क्या होगा? एनोड। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसका मतलब जिसकी E0 की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, उस पर हमेशा क्या होगा? कैथोड होगा। छठा प्रॉपर्टी क्या है? E0 की सेल की वैल्यू जितनी अधिक होगी उसमें अपचयन होगा। ये तो मैंने बताया था, जितनी ज्यादा होगी आपकी E0 की वैल्यू, उसमें क्या हो रहा होगा? अपचयन। क्यों? क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, जिस पर मतलब प्लस का, अगर कोई प्लस में है तो उस पर कैथोड हो रहा होगा। तो प्लस तो इनकी है, कैथोड है, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है? अपचयन। ठीक है। तीसरा, E0 की वैल्यू क्या है? अगर कम है तो उस पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा। क्यों? क्योंकि एनोड अगर माइनस में, E0 की वैल्यू माइनस में आ रही है तो उस पर एनोड होगा, और एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये तो आपको पता ही है। E0 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, क्या होगी? E0 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसमें प्रबल ऑक्सीकारक होगा। वो क्या करेगा? प्रबल ऑक्सीकारक होगा। और E0 की वैल्यू जितनी कम होगी, वो प्रबल अपचायक होगा। समझ में आई? मतलब वो प्रबल अपचायक हो, इसमें ज्यादा अपचायक प्रॉपर्टी शो हो गई। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा? ज्यादा जल्दी किसी भी चीज को, ऊपर वाली चीज को डिस्प्लेस कर सकता है। ये थे इसके मुख्य लक्षण। अब इसके अनुप्रयोग देख लीजिए, क्या क्या किस किस में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 1, धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता ज्ञात करने में, कि कौन सी धातु कितनी ज्यादा क्रियाशीलता है, कौन ज्यादा क्रियाशील है, उसको ज्ञात करने में भी इसका यूज किया जाता है। अभी बताया ना, मैं तुमसे पूछने लगूं Cu ज्यादा क्रियाशील है या Fe, आप धड़ाक देनी बता दोगे देख के। ओहो, Cu का कितना है भाई? 0.34 वोल्ट है, और Fe का कितना है? माइनस के 0.44। तो माइनस में इसका मतलब E0 की वैल्यू जितनी कम हो उतनी ज्यादा क्रियाशील। तो आप बोलो Fe ज्यादा क्रियाशील है या Cu? आप बोलोगे सर Fe ज्यादा क्रियाशील है। तो ठीक है, पहला प्रयोग तो यही हो गया कि धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता ज्ञात करने में। दूसरा क्या हो गया? धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण ज्ञात करने में। धन विद्युतीय लक्षण मतलब कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और पॉजिटिव चार्ज लाएगा, है नहीं है? आपको पता है, जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो क्या करेगा? जल्दी से क्या कर देगा? बोलो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और उस पर इतनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं तुमसे पूछने लगूं Li ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या Ni? आप बोलोगे सर Li। क्यों? क्योंकि Li ज्यादा क्रियाशील है Ni से, इसी वजह से ये पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और ये बाद में।
तो ये तो बोल रहा है धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण याद करने में। तो ये प्रबल धन विद्युतीय लक्षण, यानी ये प्रबल जो हाइड्रोजन से जितने भी नीचे हैं ये सब के सब प्रबल धन विद्युतीय लक्षण रखते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है, और सबसे ज्यादा क्रियाशील तो Li है। और ये जितने ऊपर होंगे हाइड्रोजन से ये आपके क्या हैं, ये प्रबल धन विद्युतीय लक्षण नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रॉपर्टी कम रखते हैं, मतलब कम इलेक्ट्रॉन जल्दी से त्याग करते हैं। ठीक है। नंबर 3, धातुओं की अपचयन क्षमता ज्ञात करने में, है ना, कि कौन सा कितनी जल्दी अपचयन क्षमता। अब मैं तुमसे कहने लगूं अपचयन क्षमता कौन है, जितनी E0 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो अपना क्या करेगा, उतनी ही अपचयन क्षमता रखेगा, मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन को जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। मैं तुमसे कहने लगूं Ag जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अपचयन क्षमता Ag की ज्यादा होगी Cu की, आप बोलोगे सर Ag की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसकी E0 की वैल्यू 0.80 और इसकी 0.34 है। तो अपचयन क्षमता में ध्यान रखना, E0 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी अपचयन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। सही है, इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होंगे एलिमेंट उनकी अपचयन क्षमता ज्यादा होगी, और हाइड्रोजन से नीचे जो आएंगे उनकी अपचयन क्षमता कम होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जल्दी डोनेट करते हैं, लेकिन ये ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, इसी वजह से। 5वीं क्या है, धातुओं की ऑक्सीकरण क्षमता ज्ञात करने में। अब बताओ, ऑक्सीकरण ऊपर जाओगे तो अपचयन क्षमता ज्यादा होगी, और नीचे आओगे तो ऑक्सीकरण क्षमता ज्यादा होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर देंगे। ठीक है जी। 5वीं, धातुओं का विस्थापन ज्ञात करने में। अब मेरे को बताओ कौन सा एलिमेंट किसको प्रतिस्थापित यानी विस्थापित कर देता, आपको पता है। मैं कहने लगूं Zn प्रतिस्थापित कर देगा या Cu, आप बोलोगे सर Zn प्रतिस्थापित कर देगा Cu को। क्यों? क्योंकि Zn की वैल्यू है माइनस में 0.6, मतलब कम है, और इसकी ज्यादा है, इसी वजह से ये ज्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील वाले को हटा देता है। तो यहाँ पर धातुओं का विस्थापन ज्ञात करने में भी इसका यूज किया जाता है। ये थी पूरी आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी, और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन निकाल के देख लेना, विद्युत रासायनिक श्रेणी के सारे कर पाओगे। ठीक है ना, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो यहाँ पर आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी खत्म होती है। अगला टॉपिक है हमारा नेनस्ट समीकरण। ठीक है, तो नेनस्ट क्या था, नेनस्ट एक साइंटिस्ट था जिसने क्या काम किया था, इलेक्ट्रोड विभव और जो विद्युत अपघट्य होते हैं ना उनके विलयनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया था, जिसको बोलते हैं हम नेनस्ट समीकरण। तो इसने क्या बताया था, इसने बताया था भैया कि जो आपका क्या होता है, ई सेल होता है। क्या? ई सेल जो होता है, ई सेल क्या है, मैंने आपको बता रखा है, ये है आपका विद्युत वाहक बल। ई सेल बराबर होता है आपका ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या है आपका, ई नॉट सेल है आपका मानक विद्युत वाहक बल, और माइनस के कितना आता है 2.303, ठीक है ना, अपॉन एन, इंटू में क्या आता है एन एफ, इंटू में आर टी, इंटू लॉग कितना होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, जो ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन होती है वो, अपॉन रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन क्या है, मतलब ऑक्सीकरण, और ये होता है अपचयन, यानी ऑक्सीकरण की कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन बोले तो अपचयन की कंसंट्रेशन। ठीक है जी, तो बस इनमें वैल्यू रख दिया। तो ई सेल बराबर कितना हो जाएगा, नेनस्ट समीकरण में ई सेल बराबर हो जाएगा आपका ई नॉट सेल, ठीक है जी, माइनस 2.303 इंटू आर, आर क्या है, एक गैस कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसकी वैल्यू है आपकी 8.314, इंटू टी, टी कितना लेंगे यहाँ पर 298 लेंगे यहाँ पर टी, एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ क्या है, एफ है फैराडे कांस्टेंट, और आपको पता है फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 96500, इंटू लॉग कितना हो जाएगा, ऑक्सीकरण, क्या आ जाएगा, ऑक्सीकरण, ठीक है जी भैया, ऑक्सीकरण की कंसंट्रेशन अपॉन अपचयन की कंसंट्रेशन। ठीक है जी, समझ में आई बात या नहीं। नेक्स्ट इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ई सेल, क्या निकल के आएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा आपका ई नॉट सेल, ठीक है ना, माइनस के, जब इसको पूरा को कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 0.059 अपॉन एन, इंटू में लॉग कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, अपॉन मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है ना, ऑक्सीकरण की कंसंट्रेशन अपॉन अपचयन की कंसंट्रेशन। समझ में आई बात या नहीं है भाई। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी नेनस्ट इक्वेशन है। आप इसको पूरे को याद करो या मत करो, बट जो ये इक्वेशन निकल के आई है, क्या है, जो ये इक्वेशन निकल कर आई है इसको याद कर लो आप बस, ठीक है ना। ये है आपकी नेनेस्ट इक्वेशन। ई क्या है मैंने बता दिया, ये है सेल का विद्युत वाहक बल, क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है जी। और ये क्या है, ये है आपका मानक, सेल का क्या है, सेल का मानक, क्या है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है जी, ध्यान रखना। एन क्या है यहाँ पर, एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ऑक्सीकरण आपको पता ही है, जहां ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसकी कंसंट्रेशन अपॉन अपचयन की कंसंट्रेशन। तो ये आपकी नेनस्ट इक्वेशन निकल के आई है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल इससे एक नंबर पे पूछी भी जा सकती है कि नेनस्ट इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। और इससे न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल अगर आपको करने हैं, अगर आप क्या काम करोगे, बोलते हो मेरे से, ठीक है ना, अगर 10 कमेंट आ जाते हैं कि हाँ सर हमें क्या काम करा दो, हमें नेनस्ट समीकरण से इक्वेशन करा, सॉरी न्यूमेरिकल करा दो, क्योंकि आपको पता है यहाँ से 3 या 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। अगर आप बोलते हो 10 कमेंट आते हैं तो मैं इसे नेनस्ट समीकरण से इसके क्वेश्चन करा दूंगा, अगर नहीं आते तो भाई मैं नहीं कराने वाला, क्योंकि सिर्फ थ्योरी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। तो ये आपका नेनस्ट इक्वेशन है। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होगी। नेनस्ट इसको तो जरूर आप रट के जाना, याद कर लो कैसी भी, इसको तो करना ही है आपने, ठीक है। अगला है आपका टॉपिक नेनस्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना करना। तो आपने देखा था नेनस्ट समीकरण हमारी क्या थी, नेनस्ट समीकरण थी आपकी ई सेल, क्या थी, ई सेल बराबर था आपका ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस के 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग कितना था, ऑक्सीडेशन, ठीक है जी, अपॉन रिडक्शन, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण अपॉन अपचयन की कंसंट्रेशन। तो नेनस्ट समीकरण से हम कैसे, ये नेनस्ट समीकरण होगी, इसके लिए हम साम्य स्थिरांक की गणना कैसे करेंगे। इसके लिए जो हमारी ई सेल था, ई सेल की वैल्यू को हम 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ई सेल की वैल्यू को जो है वो क्या मान लेंगे, 0, और ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन की जगह मान लेंगे केसी, क्योंकि केसी ही आपका क्या होता है, साम्य स्थिरांक होता है। तो चलो रख दो इसमें, ई सेल की वैल्यू कितनी है, 0 बराबर कितना हो गया, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस के 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग कितना हो जाएगा, के सी। समझ में बात है नहीं है। इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 0.059 अपॉन एन इंटू कितना हो जाएगा, लॉग के सी। सही है जी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, ई सेल बराबर कितना हो जाएगा जी, ई सेल बराबर हो जाएगा 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग कितना आ जाएगा, के सी आ जाएगा। या आप यहां पर क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, पूरी कैलकुलेशन ना करके पूरी वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है, समझ में आई। आरटी वगैरह जो थे उनको रख सकते हो। आपका ये आपका क्या निकल कर आता है, साम्य स्थिरांक निकल के आता है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हो किसी भी सेल के लिए। समझ में आई बात या नहीं है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत रासायनिक सेल तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है ना। आपको पता है विद्युत रासायनिक सेल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिसको आप गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल भी बोलते हो आप, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, देखो बोल रखा है, एक विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। आपको पता है कि जो आपका विद्युत रासायनिक सेल होता है वो क्या करता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये तो आपको सभी को पता है। तो यही बोल रहा है कि एक विद्युत रासायनिक जो सेल होता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत होता है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। अब रासायनिक सेल बनाया है तो कुछ ना कुछ काम के लिए तो किया ही जाएगा, विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जब सेल में अभिक्रियाएं, आपको पता है सेल में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है, सेल में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, कौन कौन सी, एक तो ऑक्सीकरण, ठीक है ना, ऑक्सीकरण वाली, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी अपचयन वाली अभिक्रिया होती है, जिनको अगर दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ध्यान से समझ लीजिए बेटा कि जो आपकी क्या होती है, एक विद्युत रासायनिक सेल होता है, उसमें क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। इसी रेडॉक्स अभिक्रियाओं के द्वारा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में। जब यहां से आपको क्या मिल जाएगी, जब सेल में क्या होंगी, अभिक्रियाएं होंगी, तब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। सिंपल सी बात है, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आप सभी को पता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। अब ये जो ऊर्जा बनी थी किसी ना किसी कार्य में प्रयुक्त की होती है, और वो किया गया जो कार्य होगा, डब्ल्यू मैक्सिमम जो होगा, ठीक है ना, वो कितना होगा, एनएफ ई सेल होगा। कितना होगा, एनएफ ई सेल होगा। ध्यान रखना, जो किया गया कार्य होगा किसी भी विद्युत रासायनिक सेल द्वारा, वो कितना होगा, डब्ल्यू मैक्सिमम बराबर होगा एनएफ ई सेल। ये एन क्या है मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ क्या है, फैराडे नियतांक, और ई सेल का है सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है जी। अब जब ये क्या काम होगी, ये कुछ ना कुछ कार्य किया गया हुआ, तो वही कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में। तो उसी को बोलते हैं हम गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा जी से, है ना, क्योंकि कार्य करेगा तो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो ऊर्जा के परिवर्तन तो इसलिए डेल्टा, और जी है तो इसलिए हम गिब्स मुक्त ऊर्जा को डेल्टा जी से डिनोट करेंगे। तो डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी बराबर कितना होता है, माइनस के एन एफ ई सेल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है, इसी वजह से यहां पर हम माइनस का सिंबल ला रहे हैं। तो डेल्टा जी क्या है, यहां पर गिब्स मुक्त ऊर्जा, क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ध्यान रखो, गिब्स मुक्त ऊर्जा, इसका बस आपको फॉर्मूला याद करना है, डेल्टा जी बराबर कितना होगा, माइनस के एन एफ ई सेल होगा, ठीक है जी। ये क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है।
लेकिन अगर हमें क्या चाहिए, लेकिन अगर हम चाहिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी आपकी डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा आपका माइनस के एन एफ, और यहां पर आ जाएगा ई नॉट सेल। क्या आ जाएगा? ई नॉट सेल। ई सेल क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल, मैंने बताया था सेल का विद्युत वाहक बल है। क्या है? विद्युत वाहक बल। समझ में आई बात है नहीं है? लेकिन ई नॉट सेल का है, सेल का क्या है? ई नॉट सेल, सेल का मानक विद्युत वाहक बल। क्या है? मानक विद्युत वाहक बल है ये। सही है जी, वाहक बल। समझ में आई? अरे ठीक है, तो ध्यान रखो इस चीज का। देखो कभी भी गिब्स मुक्त ऊर्जा नहीं पूछी जाती है, हमेशा अगर जो पूछी जाएगी वो क्या पूछी जाएगी? वो पूछी जाएगी ये, यानी कि गिब्स मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या पूछी जाएगी? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा पूछी जाती है हमेशा, गिब्स मुक्त ऊर्जा पूछी जाती है। इस चीज का ध्यान रखो बेटा। ठीक है, यहां से हम ई नॉट सेल की वैल्यू लिख देंगे। आपको पता है ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होती है? मैंने आपको बताया है ई नॉट सेल की वैल्यू, मैंने आपको बताया था भाई अभी पीछे जब हमने साम्य स्थिरांक निकाला था। ई नॉट सेल बराबर कितना आया था? 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग कितना आया था? केसी आया था। अब इसकी जगह पर इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, तो ई नॉट सेल बराबर स्टार्टिंग में हमने कितना बोला था? बोलो 2.303 इंटू आर टी अपॉन कितना था? एन एफ, और इंटू लॉग केसी। हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है इनकी। ठीक है, अब ई नॉट की सेल की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा? डेल्टा जी नॉट बराबर आ जाएगा माइनस के एन एफ। ठीक है ना, और ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 2.303 इंटू आर टी अपॉन एन एफ, और कितना आ जाएगा? लॉग के सी। एन एफ से एन एफ कैंसिल हो गया, तो डेल्टा जी नॉट बराबर कितना आ गया भाई? 2.303 इंटू कितना आ जाएगा? आर टी, और इंटू लॉग के सी। ये वाला फॉर्मूला भी होता है आपका। तो दो फॉर्मूले निकल के आए हैं आपके मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा के। कौन कौन सा? एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है भाई, तो यहां से आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा भी खत्म होती है। ठीक है भैया, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और हाँ अगर और ज्यादा अच्छी लगती है ना तो इसको और ज्यादा शेयर कर सकते हो आप। ठीक है, अब थोड़ी मोटी जो डेफिनेशन है, ठीक है ना, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम आप सभी जानते होंगे। ठीक है ना, आप 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो ओम का नियम क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I, यानी जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा की क्या होता है? समानुपाती होता है। ये तो आपको पता ही है ओम का नियम। जब हम क्या काम करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के समानुपाती के सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है R इंटू I, और यही R क्या है? यही R आपका क्या है? यही R है आपका प्रतिरोध। क्या है? यही R है आपका प्रतिरोध। ये तो आपको पता ही होगा। प्रतिरोध जो होता है वो धारा में एक रुकावट होती है, समझ में, यानी धारा का विरोध करता है। तो ध्यान रखना इसे। तो ओम का नियम समझ में आ गया। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है किसके? I के। जब क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है R। R ही आपका प्रतिरोध। क्या है? R ही है आपका प्रतिरोध। अब नेक्स्ट जो आ जाता है आपका, वो आ जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसका दूसरा नाम हम क्या भी बोल सकते हो? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, आप सभी जानते हो कि जो आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, क्या प्रतिरोध जो होता है, जो लंबाई होती है, तार की लंबाई होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, ये समीकरण एक होगी। और जो आपका प्रतिरोध होता है वो जो अनुप्रस्थ काट होता है उसके क्या होता है? उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी ध्यान रखना, जो आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, तार की लंबाई के क्या होता है? बोलो अनुक्रमानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? जो तार है, तार का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जितना तार पतला होगा, ठीक है, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान रखो इस चीज का। जब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या काम करूंगा, लिखूंगा, तो क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना लिख सकता हूं? एल अपॉन ए। जब इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा देता हूं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं रो इंटू एल अपॉन ए। यही जो रो है, ये वाला जो रो है, ठीक है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं हम? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ध्यान रखना, प्रतिरोध। समझ में आई? अरे ठीक है, दो चीज बता दी, पहला ओम का नियम, दूसरा मैंने विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका चालकता। क्या आ जाती है? चालकता। ठीक है जी, चालकता, या फिर आप इसको चालकत्व भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? चालकत्व भी बोल सकते हो। ठीक है, चालकत्व क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं बेटा हम जी से। किससे डिनोट करते हैं? जी से। तो चालकत्व क्या होती है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी 1 अपॉन आर। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं हम? चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालकता। तो जी बराबर में क्या लिख सकता हूं? जी बराबर लिख सकता हूं 1 अपॉन आर। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है, चौथा पॉइंट आ जाता है चालकता के बाद में विशिष्ट चालकता। क्या आ जाती है? विशिष्ट चालकता। ठीक है,
विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होते हैं? विशिष्ट चालकता जो डिनोट करते हैं बेटा हम, विशिष्ट चालकता को कप्पा से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? कप्पा। तो कप्पा जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसके? ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे? ठीक है, ध्यान रखना, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी से बता दो फटाफट। आप क्या कर सकते हो बेटा, आप यहाँ पर आर की वैल्यू भी रख सकते हो यहां से उठाकर, तो क्या है ये भी कर सकते हो आप। G बराबर 1/r की वैल्यू कितनी है बेटा? रो इंटू कितना है? L/A, ये है। ये ऊपर क्या हो जाएगा? ये A है, ऊपर चला जाएगा तो G बराबर कितना हो जाएगा? A/, कितना हो जाएगा? रो इंटू एल, ये हो जाएगा। ठीक है, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? G बराबर 1/रो इंटू A/L, इसको भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? रो की वैल्यू आ जाएगी, तो G बराबर कितना? 1/रो किसके बराबर होता है? कप्पा के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कप्पा इंटू क्या भी लिख सकता हूँ? A/L भी लिख सकता हूँ, ये G की वैल्यू। तो इतने फॉर्मूले यहाँ के आपके समझ में आ जानी चाहिए कि एक्चुअली में है क्या। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर क्या होती हैं? लास्ट होती हैं। ठीक है जी, कौन कौन सी? ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता। बस अगला जो टॉपिक है वो है आपका तुल्यांकी चालकता। क्या है? तुल्यांकी चालकता। देखो डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन अजीबो गरीब लगेगी, लेकिन जब मैं समझाऊंगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो, सारी की सारी चीज समझा दूंगा इसकी में। एक्चुअली में बोल क्या रहा है? बोल रहा किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य है। मान के चलो आपका क्या है? मान के चलिए आपके पास में, मैं बना देता हूं आपको यहाँ पर, एक आपके पास में क्या है? ये मान के चलो ये रहा। ठीक है, ये आपका एक सेल है। तो वो बोल रहा है एक निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर। अब ये इनका जो क्षेत्रफल है दोनों का क्या है? निश्चित है। एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा। सही है जी, 2 इलेक्ट्रोड हो गए और इनकी जो डिस्टेंस है आपस में एक दूसरे से वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यही तो बोल रहा है किसी निश्चित क्षेत्रफल, मान के चलो इनका जो क्षेत्रफल है वो निश्चित है दोनों इलेक्ट्रोडों का, किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य, 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित किसी विलयन। अब इसमें क्या भरा होगा? कुछ ना कुछ विलयन भरा होगा, यानी कोई ना कोई विद्युत अपघट्य तो भरा ही होगा। ठीक है ना, तो वो विलयन मान लिया। सही है, ये क्या मान लिया? ये कुछ ना कुछ विलयन भरा हुआ है इसमें। सही है जी, ये एक विलयन है विद्युत अपघट्य का। क्या है? विद्युत अपघट्य, किसी ना किसी विद्युत अपघट्य का क्या है? ये विलयन है। ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी तो फ्लो करनी है, तो वही बोल रहा है किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले, इनका क्षेत्रफल निश्चित है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या भरा हुआ है? किसी विलयन के, इस विलयन है, ठीक है ना, इस विलयन की जो आयतन है, ठीक है ना, जो विलयन है कुछ ना कुछ तो इसका आयतन होगा इस सेल का, की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य, अब इसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम क्या भरा हुआ है? 1 ग्राम अगर क्या घुला हुआ है? बोलो, तुल्यांकी भार घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है? तुल्यांकी भार घुला हुआ है। तो इसकी जो चालकता होगी वो क्या कहलाएगी? मोलर चालकता। ध्यान रखो, मैंने क्या बोला? किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित क्या? 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या है? विलयन भरा हुआ है। उस विलयन का जो आयतन है, उस विलयन के आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम जो तुल्यांकी भार घुला है, उसी को हम क्या बोलेंगे? तुल्यांकी चालकता। क्या बोलेंगे? तुल्यांकी चालकता। समझ में आ गई बात? या नहीं है? बस आपको ये याद करना है, ये भसड़ अपने आप याद में हो जाएगी। ठीक है ना? क्या बोला? दोबारा समझो, किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या भरा हुआ है? विलयन। सही है, क्या भरा हुआ है? विलयन। उसकी चालकता जिसमें क्या घुला हुआ है? 1 ग्राम तुल्यांकी भार घुला है, उसी को क्या बोलेंगे? तुल्यांकी चालकता। क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा। तो लैम्डा बराबर होता है आपका कप्पा इंटू 1000, सही है जी, अपॉन क्या हो जाएगा? नॉर्मल टी। समझ में आई बात? या नहीं है? तो ये है आपकी क्या? तुल्यांकी चालकता। अब यहीं से बस आप याद कर लो, आपका क्या? तुल्यांकी चालकता के बाद है आणविक चालकता। क्या है? आणविक चालकता। सही है जी, क्या है? आणविक चालकता, या इसको मोलर, इंग्लिश में बोलते हैं मोलर चालकता, बट कभी कभी ये मोलर चालकता हिंदी में भी लिखा आ जाता है। सही है जी, मोलर चालकता। तो किसे कहेंगे? आणविक चालकता है मोलर चालकता। बिल्कुल सेम यही है, जहां पर 1 ग्राम क्या घुला हुआ है? तुल्यांकी चालकता, यानी तुल्यांकी भार घुला हुआ है ना। अगर आप क्या लिख दोगे? 1 ग्राम तुल्यांकी भार के जगह 1 ग्राम क्या? आणविक भार घुला हुआ है। इसकी जगह अगर आप क्या कर दोगे? 1 ग्राम क्या घुला हुआ है? आणविक भार। क्या है? आणविक भार घुला हुआ है। समझ में बात ही नहीं, तो वो क्या बन जाएगी? वही तुल्यांकी चालकता क्या बन जाएगी? आणविक चालकता। आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? 1 ग्राम क्या लिख दोगे? 1 ग्राम आणविक भार लिख दोगे क्या, या अणुभार, कुछ भी बोल दो, अणुभार लिख दोगे। इसको क्या लिख दोगे? अणुभार। सही है जी, वो क्या बन जाएगी? आणविक चालकता। तो आणविक चालकता की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? कि किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य किसी विलयन में उस आयतन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणुभार घुला है,
सही है, क्या घुला है, 1 ग्राम अणुभार घुला है, उसको क्या बोलेंगे, आणविक चालकता बोलेंगे। इसको क्या किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा एम बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा एम। एम क्या है, यहाँ मोलरिटी है, सही है, मोलरता। और आप जानते हो मोलरता कैसे निकालते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। और नॉर्मलिटी कैसे निकालते हो, ये भी मैंने चैप्टर नंबर जब विलियन पढ़ाया था उसमें बताया कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी कैसे निकालते हैं। आप उस वाले वीडियो को जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मलता और मोलरता कैसे निकालते हैं। तो ये है आपकी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों भाई, इंपॉर्टेंट, समझ में बात है नहीं, डेफिनेशन आती है जरूर 2 नंबर में 1 नंबर में, ठीक है। तो तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता दोनों को याद कर लेना, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपका कोलराउस का नियम, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आता है भाई, सही है जी। क्या आता है, कोलराउस के नियम से आपका मतलब कि आपका न्यूमेरिकल आता है। डेफिनेशन समझो क्या है, कोलराउस ने क्या बताया था, कोलराउस ने दुर्बल विद्युत अपघट्य, देखो विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य किन्हें कहते हैं, जिनको हम क्या काम करें, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिनको हम क्या करें, पानी में डिसॉल्व करें, और डिसॉल्व करने के बाद में अपने अपने आयनों में कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं, मतलब अपने अपने आयनों में कंप्लीट टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है जी। और जो क्या काम करते हैं, जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करें और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में वो अपने अपने आयनों में कंप्लीटली पूर्णतः क्या नहीं होते, नहीं टूटते हैं अपने अपने आयनों में, उनको बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो कोलराउस ने यही बताया था आपका, ठीक है ना, यही ज्यादातर कोलराउस का जो नियम है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो कोलराउस ने क्या बताया, अनंत तनुता पर, क्या अनंत तनुता, तनुता मतलब जो कोलराउस का नियम है, एक तो दुर्बल विद्युत के अपघट्य के लिए लागू है और दूसरा किसके लिए लागू है, और दूसरा लागू है ये भैया आपका तनु विलयनों के लिए, ठीक है। तो उसने बोला अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी, सही है जी, मोलर चालकता लैम्डा एम होती है मोलर चालकता, अनंत तनुता पर बोला है तो अनंत तनुता लिख दो। तो उसने बोला अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी उसमें उपस्थित क्या, उसमें उपस्थित क्या, धन आयन और क्या ऋण आयन, क्या धन आयन और ऋण आयन के योग के बराबर होता है। ये क्या है आपकी, ये है कोलराउस का नियम, समझ भाई। एक्सर हुआ क्या है, स्टायोसिमेट्रिक है, ये क्या है स्टायोसिमेट्रिक, जैसे मैंने बोला MgCl2 एक क्या है विद्युत अपघट्य है। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो लैम्डा m इंफिनिटी MgCl2 बराबर कितना हो जाएगा जी, ये इसको जब ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लैम्डा इंफिनिटी क्या आ जाएगा Mg प्लस प्लस और प्लस, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू लैम्डा इंफिनिटी क्या आ जाएगा Cl, ऐसे आप तोड़ सकते हो। तो ये किसने बताया था, ये बताया था कोलराउस ने, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका कोलराउस का नियम भी खत्म होता है, इससे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपका मतलब कि आपका जो नियम है वो भी आ सकता है, तो इसलिए ध्यान से इसको याद करना, कोलराउस का नियम, ठीक है बेटा। तो चलो जी, अब आपका लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, कौन सा, फैराडे का विद्युत अपघट्य नियम, और यहीं पर आपकी वीडियो समाप्त होती है और चैप्टर भी समाप्त होता है, ठीक है। फैराडे के विद्युत अपघट्य नियम 2 नियम थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। उसने क्या बोला था, मान के चलो एक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा, मान के चलो कोई एक सेल है, ठीक है, क्या है, एक सेल है, उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोड है, तो बोले एक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा, कोई भी पदार्थ का बना हो सकता है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो m क्या, यहाँ पर m है आपका इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा, और q क्या है आपकी बहने वाली धारा, सही है। तो उसने क्या बोला, एक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की जो मात्रा होगी वो प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होगी, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, q के। जब हम इसके क्या काम करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा देते हैं, कांस्टेंट आ जाता है z इंटू क्यू, समझ में आई। z क्या है, कांस्टेंट है, तो m बराबर कितना आएगा z, और q की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, i इंटू टी होता है, क्या होता है, i इंटू टी। तो इसको लिख सकता हूँ z इंटू क्या लिख सकता हूँ, i इंटू टी। तो पहला नियम ये हो गया आपको, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में, मान के चलो आपके पास में बहुत सारे विद्युत अपघट्य के विलयन है, उनमें अगर मैं क्या करता हूं, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवृत्त कर दूं, सारे के सारे मान के चलो बहुत सारे आपके क्या हैं, सेल हैं, और ये सब इनमें अलग अलग विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, लेकिन इनमें समान मात्रा में मैं क्या काम कर रहा हूं, समान मात्रा में मैं इनमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूं, तब इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातुओं की जो मात्रा होगी, मात्रा बोले तो मैंने मान के चलो मात्रा m1 और कितना होगी, m2 होगी, मात्रा जो हुई उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती हैं। और तुल्यांकी भार मैंने क्या माना, तुल्यांकी भार को मैंने E1 माना, क्या माना, E1 और E2 माना। तब मैं क्या लिख सकता हूं, M1 अपॉन M2 बराबर क्या लिख सकता हूं, E1 अपॉन E2 लिख सकता हूं। ये था आपका फैराडे का द्वितीय नियम, समझ में आई। स्क्रीनशॉट ले लो और इसे याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपके प्रति यानी फैराडे के 2 नियम थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, पूरा चैप्टर लास्ट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को कर दो लाइक। मिलेंगे आपको ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर नंबर 3 में, तब तक के लिए गुड बाय।